हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के समक्ष मैं हिंदी विषय लेकर उपस्थित हूँ और बीए भाग 1 बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम ध्रुव स्वामी नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम ध्रुव स्वामी नाटक के द्वितीय अंक के बारे में जानेंगे, द्वितीय अंक की घटनाओं के बारे में और उसके मार्मिक प्रसंगों के बारे में, उसकी व्याख्यात्मक आलोचना करेंगे, उसे समझेंगे कि द्वितीय अंक की विशेषताएं क्या है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामी नाटक ऐतिहासिक नाटक है और वह 3 अंकों में विभाजित है। द्वितीय अंक में क्या क्या द्वितीय अंक की विशेषताएं हैं और उसकी व्याख्यात्मक आलोचना जो प्रश्न के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में आती, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं उसे आपके समक्ष रखेंगे। ध्रुव स्वामी नाटक के द्वितीय अंक की विशेषताएं क्या है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। द्वितीय अंक का जो सूक्ष्म वस्तु विन्यास पाठक व दर्शकों के समक्ष आता है वह इस प्रकार है। पहला क्या है? कुमा का निश्चल प्रेम। कुमा कौन है? कुमा शकराज की प्रेमिका है। वह उसे अपार स्नेह करती है, वह अपना जीवन उसे ही समझती है, वह उसी पर पूरी तरह आश्रित है, बहुत ही कोमल स्वभाव की है कुमा। शकराज की क्षणिक अन्यमनस्कता। इस अंक में हम शकराज से मिलते हैं। शकराज कौन है? वह शकु का राजा है। वह आक्रमण कर चुका है गुप्त सैनिकों पर और उसने गुप्त शासक रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजा है। वह बहुत विचलित हो रहा है। वह सोच रहा है कि इतना बड़ा सम्राट पता नहीं हमारे संधि को मानेगा कि नहीं मानेगा, कहीं वह युद्ध के लिए तत्पर ना हो जाए। अगर युद्ध के लिए तत्पर हो गया तब हमारी सेना का और हमारा क्या होगा। वह बहुत चिंतित है और दूसरी तरफ वह यह भी सोच रहा है कि अगर संधि प्रस्ताव रामगुप्त ने मान लिया तो उसे ध्रुव स्वामी जैसी अपूर्व सुंदरी प्राप्त होगी। तीसरा, हम इसकी तीसरी विशेषता देख सकते हैं द्वितीय अंक की, कुमा की खेद व्यंजक उदासीनता। कुमा क्यों उदास है? एक स्त्री के अंदर एक बहुत बड़ा डाह हो सकता है जो अगर किसी से प्रेम करती है और उसका प्रेमी किसी दूसरे से स्नेह करने लगे, किसी दूसरे की इच्छा करने लगे, किसी दूसरे के प्रति उसके अंदर वासना का भाव। शकराज के अंदर ध्रुव स्वामी के प्रति जो वासना जगी है उसे लेकर कोमा बहुत ही उदास है। कोमा अपनी स्थिति को जान नहीं पा रही है, वह खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही है शकराज का और वह सब कुछ सहने के लिए विवश है। उसी समय हम देखते हैं मिहिर देव द्वारा दी गई सांत्वना। ये क्या है? मिहिर देव कोमा के पिता हैं, उन्होंने पुत्री की तरह पाला कोमा को, अर्थात कोमा उनकी प्रतिपालिता पुत्री है। मिहिर देव शकराज के गुरु की भूमिका भी निभाते हैं। जब उन्हें यह पता चलता है कि कोमा उदास है शकराज की गलतियों की वजह से, शकराज के राजनीतिक गतिविधियों की वजह से, तब वह उसे सांत्वना देते हैं और समझाते हैं कि जो भी हो रहा है इस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। कोमा की किंग कर्तव्य विमूढ़ता एवं खिन्न मन से प्रस्थान। कोमा बार बार शकराज के सामने अलग अलग ढंग से उन्हें समझाने का प्रयास करती है। मिहिर देव भी इस प्रयास में उसका साथ देते हैं, लेकिन शकराज किसी भी प्रकार से यह समझने के लिए तैयार नहीं है कि उसने जो भी किया है वह गलत किया है। उसने रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजा है, उसने गुप्त शासन पर हमला किया है और उसके परिणाम हमेशा उसके लिए बुरे होंगे। वह समझने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय आकाश में एक धूमकेतु दिखाई देता है। मिहिर देव कहते हैं कि यह धूमकेतु अमंगल का प्रतीक है और निश्चित रूप से तुम्हारे साथ कुछ अमंगल होने वाला है। शकराज इन सारी बातों की उपेक्षा करता है और इसी कारण कोमा मिहिर देव के साथ प्रस्थान कर जाती है। वो बहुत उदास है, बहुत खिन्न है। ठीक उसके बाद एक बड़ी घटना घटती है शकराज के शिविर में। एक तो जो ध्रुव स्वामिनी है वह आती हैं, साथ ही छद्म वेश में चंद्रगुप्त भी ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके साथ में आते हैं।
दो दो ध्रुवसावनियां शकराज के समक्ष आ जाती हैं। अब शकराज कैसे पहचाने कि इसमें असली ध्रुवसावनी कौन है? वह कैसे निर्णय ले कि जो नकली है उसे हमें मार देना है? वह निर्णय नहीं ले पा रहा है, अभी वह ऊहापोह में है। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त का सहसा वेश परिवर्तन। अचानक चंद्रगुप्त उसके सामने आ जाते हैं, अपना वेश हटा देते हैं और उनके हाथ में अब एक कटार है। शकराज से द्वंद्व युद्ध व शकराज की मृत्यु। नाटक के द्वितीय अंक में ही शकराज से चंद्रगुप्त का द्वंद्व युद्ध होता है। उस कक्ष में कोई अधिक सैनिक नहीं है शकराज के साथ, प्रतिहारी को छोड़कर, और शकराज मारा जाता है। शकराज के मारे जाते ही उसके सैनिक उसका पाला छोड़ देते हैं, उसका समर्थन छोड़ देते हैं। अगली विशेषता हम देखते हैं ध्रुवसावनी की जयकार करते हुए सामंत कुमारों का प्रवेश। जो सामंत कुमार चंद्रगुप्त के साथ गए थे, वो उन्हें जब पता चलता है कि शकराज मारा गया, तो सब ध्रुवसावनी जो महारानी है, जो महादेवी है उस साम्राज्य की, गुप्त साम्राज्य की, उनकी जयकार करते हुए सब अंदर आते हैं। इस प्रकार नाटक के द्वितीय अंक में प्रसाद जी की कलात्मक विशेषता लक्षित की जा सकती है कि किस तरह उन्होंने इसे बड़ा रोचक रहस्यमय रूप दिया है और एक सुंदर पटाक्षेप किया है इस पूरे मामले का। शकराज का मारा जाना इस अंक की सबसे बड़ी घटना है। ध्रुवसावनी नाटक द्वितीय अंक की व्याख्यात्मक आलोचना में हम देखेंगे कि इसके मार्मिक प्रसंग कौन से हैं। कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूं कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बोलता है। जीवन का प्राथमिक उल्लास मनुष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। जब शकराज से कोमा चर्चा करती है, उसी दौरान वह शकराज की समस्याओं को सुनकर उन्हें यह समझाती है कि जो भी आप इस समय समस्या झेल रहे हैं, युद्ध की समस्या, ध्रुवसावनी आएगी कि नहीं आएगी इसकी समस्या, या आपके विचलित होने की समस्या, ये समस्या के कारण, इन समस्याओं के कारण आप स्वयं हैं। और वह कहती है कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, प्रश्न हम पैदा करते हैं, समस्या हम पैदा करते हैं। मैं तो समझती हूं कि मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। एक दुख छूटता है तो मनुष्य दूसरा दुख गढ़ लेता है, दूसरा दुख छूटता है तो मनुष्य तीसरा दुख गढ़ लेता है। मनुष्य दुखों में, संकटों में, संघर्षों में ही रहना चाहता है और इसीलिए वह अपने जीवन को अधिक कठिन बनाता चला जाता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बोलता है। जीवन का प्राथमिक उल्लास मनुष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। कुमा कहती है कि जीवन का जो प्रथम संदेश है वह सहज जीवन का है, वह निष्कपट जीवन का है, लेकिन मनुष्य जीवन के प्राथमिक संदेश को ग्रहण नहीं करता। वह उल्लास और आनंद की ओर जाने के बजाय संघर्ष और जटिलता की ओर जाता है और उसी कारण उसके समक्ष बार बार प्रश्न उठते जाते हैं, बार बार समस्याएं आती हैं। अगला गद्य है मिहिरदेव का कथन, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। मिहिरदेव शकराज को समझाते हुए यह बात कहते हैं कि तुम्हारे लिए भले ही राजनीति सब कुछ होगी, लेकिन राजनीति ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें नीति का ध्यान रखना होगा, तुम्हें न्याय का ध्यान रखना होगा, तुम्हें उचित का ध्यान रखना होगा। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के अनुरूप एक शासक का कर्तव्य है कि वह कल्याण के मार्ग पर ही आगे बढ़े। अगला जो गद्य आता है जिसकी हम व्याख्यात्मक आलोचना करेंगे, प्रेम का नाम न लो। कुमा कहती है, किससे कहती है? कुमा का यह कथन शकराज के लिए है। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्द से दीप्त तुम्हारी महत्वमय पुरुष मूर्ति की पुजारी थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। जब कोमा ने शकराज को पहली बार पसंद किया था, चुना था,
जब शकराज के लिए उसके हृदय में पहली बार प्रेम का भाव जगा था, तब का शकराज दूसरा था। अब का शकराज दूसरा हो गया है। जिस शकराज को उसने पसंद किया था उसके बारे में वो कहती है, मैं तो दर्द से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारी थी। एक ऐसे व्यक्तित्व की पुजारी थी जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी, जो आत्मविश्वास की बात करता था, जो न्याय की बात करता था, जो सदैव कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। आज वह व्यक्तित्व खो गया है। वो कहती है कि इसीलिए प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यहां पे यह पता चलता है कि कोमा शकराज से अति प्रेम करती है। उसने जिस रूप में शकराज को चुना था, वह रूप खो जाने से वह बहुत दुखी है, वह एक वेदना में है, और वह कहती है कि कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अब यह जो व्यक्तित्व मेरे सामने दिख रहा है, यह स्वार्थ से भरा हुआ है, यह कपटी व्यक्तित्व है, और इस व्यक्तित्व से मेरा संबंध नहीं है। जिसे मैंने चुना था, जिस शकराज को, वो शकराज अब तुम नहीं रही। इस अंक पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं मित्रों, जिसे हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति नाटक के किस अंक में होता है? निश्चल प्रेम कोमा के हृदय में है। किसके प्रति है? वह शकराज के प्रति है। उसके अंदर कोई भी और चाह नहीं है, वह केवल शकराज का स्नेह चाहती है। यह द्वितीय अंक में प्रकट होता है। शकराज की मृत्यु नाटक के किस अंक में होती है? हम देख रहे हैं कि द्वितीय अंक में होती है। यह इस अंक की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन मिहिरदेव का है, अभी जो कोमा के पिता की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वितीय अंक आज समाप्त हुआ।